Hello guys, welcome to my channel Learn German in Hindi with Isma. Today we are going to learn German cases, so let's get started. सो जर्मन केसेस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। सो इन टोटल जो हमारे पास जर्मन केसेस होते हैं वो होते हैं 4। सबसे पहले है आपका नॉमिनेटिव, सेकंड है आपका एक्यूजेटिव, थर्ड है आपका डाटिव एंड फोर्थ इज गेनेटिव। ओके, सो आज हम सीखेंगे 3 केसेस के बारे में और वो है नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड डाटिव। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं नॉमिनेटिव क्या होता है और उसके बाद हम आगे का केसेस के बारे में जानेंगे। सो द फर्स्ट वन जो है आपका वो है नॉमिनेटिव। सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉमिनेटिव होता क्या है। ठीक है, सो नॉमिनेटिव अगर पहली बार में कहा जाए कि नॉमिनेटिव सेंटेंस में ऐसी कौन सी चीज होती है सेंटेंस में जो नॉमिनेटिव होती है, तो नॉमिनेटिव आर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सो जो आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो होता है नॉमिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इश, डू, एस, जी, एस, वियर, ईयर, जी, इनसे यानी कि जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पर्सोनल प्रोनोमेन, इनसे अगर आप कोई सेंटेंस बनाते हो तो वो तो नॉमिनेटिव होता ही है। क्यों? क्योंकि पर्सोनल प्रोनोमेन जो होता है हमारा इश, डू, एर, जी, एस, वियर, ईयर, जी, ये जो होता है ये तो होते ही हैं आपके नॉमिनेटिव। क्यों? क्योंकि ये होते ही हैं पर्सोनल प्रोनोमेन नॉमिनेटिव। तो अगर आप इनमें से किसी के साथ सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हो या सेंटेंस बनाते हो तो ये तो नॉमिनेटिव होंगे ही होंगे। इनके अलावा अगर आप किसी और चीज से अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना सेंटेंस बनाते हो दी फ्लाशा इज श्योन, द बॉटल इज ब्यूटिफुल। ठीक है, अगर आपने दी फ्लाशा इज शोन द बॉटल इज ब्यूटिफुल, अगर आप ये सेंटेंस बनाते हो और आप कहते हो कि इसमें तो ना ही इशारा है, ना ही डू आ रहा है, ना ही कोई पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? इसमें कैसे हो सकता है सब्जेक्ट नॉमिनेटिव? तो अगर आप नजर डालें तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? फ्लाशा। फ्लाशा आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस में, राइट? और इस फ्लाशा का आर्टिकल क्या है? दी। और ये दी क्या होता है? ये दी है आपका नॉमिनेटिव का आर्टिकल। ये नॉमिनेटिव आर्टिकल है। सो बेसिकली अगर आप दी लगा के अगर आप किसी नाउन के साथ स्टार्ट करते हो तो भी उस आपका नॉमिनेटिव हुआ, और अगर आप सब्जेक्ट के साथ शुरू करते हो किसी भी सब्जेक्ट के साथ, इश, डू, एस, जी, एस, वियर, ईयर, जी, किसी के साथ भी शुरू करते हो तो वो भी आपका नॉमिनेटिव में ही आता है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज कि नॉमिनेटिव क्या होता है, तो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है वो आपका नॉमिनेटिव होगा। चलिए ठीक है, इसके अलावा क्या होता है नॉमिनेटिव, इसको देखते हैं हम जरा। सो नॉमिनेटिव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहता कि आपने लिख दिया सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज नॉमिनेटिव तो वो हो गया खत्म, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉमिनेटिव ऑल्सो हैव नॉमिनेटिव ऑल्सो हैव verbs एंड आर्टिकल। क्या होते हैं? वर्ब्स एंड आर्टिकल्स। तो नॉमिनेटिव के वर्ब्स भी होती हैं और नॉमिनेटिव के आर्टिकल्स भी होते हैं। अब वर्ब्स क्या, जो आप नॉर्मल वर्ब्स पढ़ते हो अपने आए दिन यूज करते हो, जैसे एसन, ट्रिंकन, गेन, हाइजन, नेमन, श्लाफन, जो भी आप नॉर्मली यूज करते हो वर्ब्स, वो सारी वर्ब्स जो हैं वो हमारी केसेस में डिवाइडेड होती हैं, जो हमें धीरे धीरे पता चलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉमिनेटिव जो मैंने यहाँ मेंशन किया कि नॉमिनेटिव की वर्ब्स कौन सी है, तो मैं कुछ नॉमिनेटिव की वर्ब्स लिखूंगी, जैसे जाइन, हाइसन, ब्लाइबन, वैडन,
ये सारी अभी मैंने यहाँ पे 4 ही मेंशन की हैं, और भी होती हैं नॉमिनेटिव की वर्ब। हाइजन का मतलब होता है टू बी, जाइन का मतलब होता है टू बी, हाइजन का मतलब होता है टू कॉल्ड, ब्लाइबन का मतलब होता है टू स्टे, वैडन का मतलब होता है टू बिकम। अच्छा, अभी हमने वर्ब्स तो देख ली, अब हम देखते हैं कि नॉमिनेटिव के आर्टिकल्स कौन से होते हैं। सो आपके नॉमिनेटिव के आर्टिकल्स होते हैं देयर, दी, दास, दी। देयर, दी, दास, दी, ये आपके नॉमिनेटिव के आर्टिकल होते हैं। देयर स्टैंड फॉर मैस्कुलिन, दी स्टैंड फॉर फेमिनिन, दास स्टैंड फॉर नॉइथ्रूम एंड दी स्टैंड फॉर प्लूरल, जो कि इसमें डिवाइडेड होता है। ठीक है। सो जैसे कि मैंने ऊपर बताया था आपको कि ऊपर हमने आर्टिकल लगाया था सेंटेंस में दी फ्लाशा, तो दी क्या था? दी क्या था आपका? दी था आपका नॉमिनेटिव का आर्टिकल, फेमिनिन, दी फ्लाशा। तो हुआ ना वो नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट दी फ्लाशा, नॉमिनेटिव। तो इसी तरीके से आपका सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस विल ऑलवेज बी नॉमिनेटिव। प्लस नॉमिनेटिव की वर्ब्स भी होती हैं, यहाँ मैंने कुछ लिखी हैं, कुछ और वर्ब्स भी होती हैं नॉमिनेटिव की, वो हमें याद करनी पड़ती हैं। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल्स, नॉमिनेटिव आर्टिकल्स। अभी मैंने यहाँ लिखे हैं बिस्टिम्ड आर्टिकल, इसके नीचे अगर मैं लिखूं उनबिस्टिम्ड आर्टिकल यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल। बिस्टिम्ड आर्टिकल कौन से होते हैं आपके? डेफिनेट आर्टिकल, जो द वाला होता है। मतलब आपने यहाँ लिखा तो है देयर, दी, दास, दी। इन देयर, दी, दास, दी का मतलब क्या होता है? इन देयर, दी, दास, दी का मतलब होता है द। इंग्लिश में आपको डेफिनेट आर्टिकल के रूप में सिर्फ एक ही आर्टिकल मिलता है, और ये डेफिनेट आर्टिकल होता है आपका द। और यही द आपका जर्मन में देयर, दी, दास, दी होता है। ठीक है, तो ये देयर, दी, दास, दी अलग अलग लिखे हैं, बट इन सब का मतलब द ही है। तो इन सब का मतलब एक ही है, द। ठीक है। अच्छा, आप उनबिस्टिम्ड आर्टिकल देखते हैं। उनबिस्टिम्ड आर्टिकल क्या होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। उनबिस्टिम्ड आर्टिकल आर इनडेफिनेट आर्टिकल, जैसे आइन, आइन, आइन। ठीक है। तो ये होते हैं आपके उनबिस्टिम्ड आर्टिकल। उनबिस्टिम्ड आर्टिकल होते हैं आपके इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल जैसे मैंने लिख दिया आइन, आईना, आइन। ठीक है। अब ये आइन, आईना, आइन का मतलब क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल अगर मैं लिखूं, इनडेफिनेट आर्टिकल अगर मैं कह लूं, तो इंग्लिश में इनडेफिनेट आर्टिकल आपके कौन से होते हैं? ए और एन। ए और एन। ए और एन क्या होते हैं आपके? जहां ए और एन, जैसे कि देयर इज अ मैन, अ बॉय, अ गर्ल, अ बुक, अ पेन। तो जब कभी भी आप एक किसी पर्टिकुलर, किसी एक सिंगुलर चीज को डिफाइन कर रहे होते हो, तब आप अपने इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि उनबिस्टिम्ड आर्टिकल का यूज करते हो, आइन, आईना, आइन। इसीलिए इसमें प्लूरल नहीं होता। क्यों? उनबिस्टिम्ड आर्टिकल में कोई प्लूरल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनबिस्टिम्ड आर्टिकल का यूज ही होता है एक सिंगुलर पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करना। तो हम उनका यूज ही तब करते हैं जब हमें किसी एक चीज को स्पेसिफिकली डिफाइन करना हो, तब हम अनडिस्टिंक्ट आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे ein Apfel, ein Mann, ein Buch। ठीक है। ओके। सो ये होता है आपका आर्टिकल, बेसिकली कौन सा आर्टिकल? नॉमिनेटिव आर्टिकल। ठीक है। ओके। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है। बेसिकली how to identify a nominative sentence। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं या कोई सेंटेंस जो हम पढ़ रहे हैं वो नॉमिनेटिव सेंटेंस है, एक्कुजेटिव सेंटेंस है या डाटिव सेंटेंस है? क्या होता है नॉमिनेटिव सेंटेंस? सो नॉमिनेटिव सेंटेंस को स्पेसिफाई करने के लिए मैं सिर्फ कुछ चीजें बताऊंगी। सो नॉमिनेटिव सेंटेंस हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? व्हेन द सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो जब आपका सब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्ट के इक्वल हो, तो आपका सेंटेंस होता है नॉमिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, किस तरीके से इक्वल हो सकता है? मतलब जब आपके ऑब्जेक्ट में आपके सब्जेक्ट की ही बात हो रही हो,
जब आपके ऑब्जेक्ट में आपके सब्जेक्ट की ही बात हो रही हो या आपके सब्जेक्ट में आपके ऑब्जेक्ट की ही बात हो रही हो, तो आपका सेंटेंस नॉमिनेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इश बिन इस्मा, इश बिन इस्मा, या फिर das ist ein Haus। ठीक है, अब यहां पे मैंने सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट क्या है, आई, ये मेरा सब्जेक्ट है ना, ये मेरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, इश, इश मतलब आई, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है इस्मा। अब आई, मैं कौन हूं, इस्मा, तो ऑब्जेक्ट सब, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट की ही बात हो रही है ना, मैं ही तो इस्मा हूं। इश बिन इस्मा, आई एम इस्मा, मैं खुद इस्मा हूं। तो यहाँ पे इस्मा किसको डिफाइन कर रहा है, मुझे ही डिफाइन कर रहा है, और मैं किसको डिफाइन कर रही हूँ, इस्मा को। सो ऑब्जेक्ट इज इक्वल, सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, राइट। तो जब सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट की ही बात हो रही हो या सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट की ही बात हो रही हो, तो वो सेंटेंस आपका नॉमिनेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे भी देख लो, दास इज हाउस, दास इज आइन हाउस, वो एक घर है, वो क्या है, वो घर है, तो वो किसको डिफाइन कर रहा है, वो घर को ही डिफाइन कर रहा है, यानी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट की ही बात हो रही है। सो इसीलिए सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, सो दिस वाई, दैट इज द रीजन ये नॉमिनेटिव सेंटेंस हुआ। तो नॉमिनेटिव सेंटेंस को पहचानने का एक तरीका यही है कि जब आपका सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों में एक ही चीज की बात हो रही हो, तो वो आपका नॉमिनेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसके अलावा आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सेंटेंस नॉमिनेटिव है, इसके अलावा यू कैन आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द वर्ब, विद द हेल्प ऑफ वर्ब। ऊपर मैंने आपको लिखवाया था कि नॉमिनेटिव केस में नॉमिनेटिव की वर्ब्स भी होती हैं एंड नॉमिनेटिव के आर्टिकल्स भी होते हैं। सो बाय द हेल्प ऑफ वर्ब्स यू कैन इजिली आइडेंटिफाई, आप वर्ब की हेल्प से इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो सेंटेंस है वो नॉमिनेटिव है, आकुजाटिव है, या क्या डाटिव है। ठीक है, सो अगर आप एक नजर डालो इस वर्ब पे, बिन और इस्ट, ये बिन और इस्ट ये दोनों किसकी वर्ब है, ये दोनों जाइन फॉर्म है, ये दोनों जाइन फॉर्म है। अनजाइन किसकी वर्ब होती है, ऊपर लिखा है नॉमिनेटिव, जाइन इज नॉमिनेटिव वर्ब। तो जब वर्ब नॉमिनेटिव हो गई तो सेंटेंस भी आपका नॉमिनेटिव हो गया। क्लियर, सिंपल। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में एक ही चीज की बात हो रही हो तो वो सेंटेंस आपका नॉमिनेटिव है, और अगर उससे भी पहचानने में नहीं आ रहा तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ वर्ब। आप वर्ब देख सकते हो, आप नॉमिनेटिव की ज्यादा वर्ब्स नहीं होती, आप उन वर्ब्स को लर्न कर सकते हो। अगर आपको कोई वर्ब्स दिख गई, अच्छा ये तो नॉमिनेटिव वर्ब है, हाँ, तो आपका सेंटेंस नॉमिनेटिव हो गया। ठीक है, ओके। सो ये थी। अब हम, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्यों जरूरी है किसी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना, उसका केस, मतलब हमें क्यों जरूरी है कि हम इस सेंटेंस में केस आइडेंटिफाई करें कि ये सेंटेंस नॉमिनेटिव है, आकुजाटिव है या डाटिव है। क्यों, वो इस वजह से क्योंकि अगर आप केस आइडेंटिफाई कर लोगे देन ओनली यू कैन यूज द करेक्ट वर्ब आर्टिकल, देन ओनली यू कैन पुट द करेक्ट आर्टिकल। क्यों, क्योंकि आर्टिकल तीनों केसेस में होते हैं, आकुजाटिव के भी आर्टिकल्स होते हैं, डाटिव के भी आर्टिकल्स होते हैं। सो अगर सही सेंटेंस है, सही केस पहचान लिया तो सही आर्टिकल लगाओगे। अगर नॉमिनेटिव वर्ब है, नॉमिनेटिव सेंटेंस है तो नॉमिनेटिव आर्टिकल लगाओगे। अगर आकुजाटिव सेंटेंस है तो आकुजाटिव आर्टिकल लगेगा, अगर डाटिव सेंटेंस है तो डाटिव आर्टिकल लगेगा। क्लियर। सो ये चीज थी, ये था आपका नॉमिनेटिव का। नेक्स्ट वीडियो में मैं accusative का आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ टू आइडेंटिफाई एन accusative case and then how to identify a dative case. Thank you so much guys for watching my video. Keep watching my video, keep looking up for my videos for more grammar explanation. Thank you so much. Thank you. ठीक है, अभी आइन, आईना, आइन का मतलब क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल। अगर मैं लिखूं
इनडेफिनेट आर्टिकल अगर मैं कह लूं तो इंग्लिश में इनडेफिनेट आर्टिकल आपके कौन से होते हैं? ए और एन। ए और एन। ए और एन क्या होते हैं आपके? जहां ए और एन, जैसे कि देयर इज अ मैन, अ बॉय, अ गर्ल, अ बुक, अ पेन। तो जब कभी भी आप एक किसी पर्टिकुलर किसी एक सिंगुलर चीज को डिफाइन कर रहे होते हो, तब आप अपने इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि उनबेस्टिम्ड आर्टिकल का यूज करते हो, आइन, आइना, आइन। इसीलिए इसमें प्लूरल नहीं होता। क्यों? उनबेस्टिम्ड आर्टिकल में कोई प्लूरल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनबेस्टिम्ड आर्टिकल का यूज ही होता है एक सिंगुलर पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करना। तो हम उनका यूज ही तब करते हैं जब हमें किसी एक चीज को स्पेसिफिकली डिफाइन करना हो, तब हम अनडिस्टिंक्ट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे ein Apfel, ein Mann, ein Buch। ठीक है, ओके। सो ये होता है आपका आर्टिकल। बेसिकली कौन सा आर्टिकल? नॉमिनेटिव आर्टिकल। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है। बेसिकली how to identify a nominative sentence। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं या कोई सेंटेंस जो हम पढ़ रहे हैं वो नॉमिनेटिव सेंटेंस है, एक्यूजेटिव सेंटेंस है या डाटिव सेंटेंस है? क्या होता है नॉमिनेटिव सेंटेंस? सो नॉमिनेटिव सेंटेंस को स्पेसिफाई करने के लिए मैं सिर्फ कुछ चीजें बताऊंगी। सो नॉमिनेटिव सेंटेंस हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? व्हेन द सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो जब आपका सब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्ट के इक्वल हो तो आपका सेंटेंस होता है नॉमिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से इक्वल हो सकता है? मतलब जब आपके ऑब्जेक्ट में आपके सब्जेक्ट की ही बात हो रही हो, जब आपके ऑब्जेक्ट में आपके सब्जेक्ट की ही बात हो रही हो या आपके सब्जेक्ट में आपके ऑब्जेक्ट की ही बात हो रही हो, तो आपका सेंटेंस नॉमिनेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इश बिन इस्मा, इश बिन इस्मा, या फिर das ist ein Haus। ठीक है, अब यहां पे मैंने सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट क्या है? आई। ये मेरा सब्जेक्ट है ना? ये मेरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? इश। इश मतलब आई। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है इस्मा। अब आई, मैं कौन हूं? इस्मा। तो ऑब्जेक्ट सब, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट की ही बात हो रही है ना, मैं ही तो इस्मा हूं। इश बिन इस्मा, आई एम इस्मा, मैं खुद इस्मा हूं। तो यहाँ पे इस्मा किसको डिफाइन कर रहा है? मुझे ही डिफाइन कर रहा है। और मैं किसको डिफाइन कर रही हूँ? इस्मा को। सो ऑब्जेक्ट इज इक्वल, सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, राइट? तो जब सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट की ही बात हो रही हो या सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट की ही बात हो रही हो, तो वो सेंटेंस आपका नॉमिनेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे भी देख लो, दास इज हाउस, दास इज आइन हाउस। वो एक घर है। वो क्या है? वो घर है। तो वो किसको डिफाइन कर रहा है? वो घर को ही डिफाइन कर रहा है। यानी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट की ही बात हो रही है। सो इसीलिए सब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। सो दिस वाई, दैट इज द रीजन ये नॉमिनेटिव सेंटेंस हुआ। तो नॉमिनेटिव सेंटेंस को पहचानने का एक तरीका यही है कि जब आपका सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों में एक ही चीज की बात हो रही हो तो वो आपका नॉमिनेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसके अलावा आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सेंटेंस नॉमिनेटिव है? इसके अलावा यू कैन आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द वर्ब, विद द हेल्प ऑफ वर्ब। ऊपर मैंने आपको लिखवाया था कि नॉमिनेटिव केस में नॉमिनेटिव की वर्ब्स भी होती है एंड नॉमिनेटिव के आर्टिकल्स भी होते हैं। सो बाय द हेल्प ऑफ वर्ब्स यू कैन इजिली आइडेंटिफाई, आप वर्ब की हेल्प से इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो सेंटेंस है वो नॉमिनेटिव है, एक्यूजेटिव है या क्या डाटिव है। ठीक है, सो अगर आप एक नजर डालो इस वर्ब पे, बिन और इस्ट। ये बिन और इस्ट ये दोनों किसकी वर्ब है?
ये दोनों जाइन फॉर्म है, ये दोनों जाइन फॉर्म है। अनजाइन किसकी वर्ब होती है? ऊपर लिखा है नॉमिनाटिव, जाइन इज नॉमिनाटिव वर्ब। तो जब वर्ब नॉमिनाटिव हो गई तो सेंटेंस भी आपका नॉमिनाटिव हो गया। क्लियर? सिंपल। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में एक ही चीज की बात हो रही हो तो वो सेंटेंस आपका नॉमिनेटिव है। और अगर उससे भी पहचानने में नहीं आ रहा तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ वर्ब। आप वर्ब देख सकते हो, आप नॉमिनेटिव की ज्यादा वर्ब्स नहीं होती, आप उन वर्ब्स को लर्न कर सकते हो। अगर आपको कोई वर्ब्स दिख गई, अच्छा ये तो नॉमिनेटिव वर्ब है, हाँ, तो आपका सेंटेंस नॉमिनेटिव हो गया। ठीक है, ओके। सो ये थी। अब हम सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्यों जरूरी है किसी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना, उसका केस, मतलब हमें क्यों जरूरी है कि हम इस सेंटेंस में केस आइडेंटिफाई करें कि ये सेंटेंस नॉमिनेटिव है, आकुजेटिव है या डाटिव है। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि अगर आप केस आइडेंटिफाई कर लोगे देन ओनली यू कैन यूज द करेक्ट वर्ब आर्टिकल, देन ओनली यू कैन पुट द करेक्ट आर्टिकल। क्यों? क्योंकि आर्टिकल तीनों केसेस में होते हैं, आकुजेटिव के भी आर्टिकल्स होते हैं, डाटिव के भी आर्टिकल्स होते हैं। सो अगर सही सेंटेंस है, सही केस पहचान दिया तो सही आर्टिकल लगाओगे। अगर नॉमिनेटिव वर्ब है, नॉमिनेटिव सेंटेंस है तो नॉमिनेटिव आर्टिकल लगाओगे। अगर आकुजेटिव सेंटेंस है तो आकुजेटिव आर्टिकल लगेगा। अगर डाटिव सेंटेंस है तो डाटिव आर्टिकल लगेगा। क्लियर? सो ये चीज थी, ये था आपका नॉमिनेटिव का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आकुजेटिव का आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ टू आइडेंटिफाई एन आकुजेटिव केस एंड देन हाउ टू आइडेंटिफाई अ dative case. Okay, guys, thank you for watching my videos. For more such videos, keep watching my channel Learn German in Hindi with Isma, and do like, share, and subscribe to my channel. You can also follow me on Instagram and Facebook. The link is given in the description box. Thank you. See you in the next video. Bye.